हम लोग को थोड़ा समय लग सकता है। जैसे हम लोग लोकसभा में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग लोकसभा में हमने बिल्कुल प्रयास करा, लेकिन शायद वहाँ पे हम लोग सफल नहीं हुए। हम विधानसभा में पुनः फिर प्रयास करेंगे। हम ये मेरा खुद का मानना है कि अगर हम 100 टाइम्स मतलब 100 बार यदि ज़रूरत पड़ेगा तो हम 100 बार प्रयास करेंगे, फिर भी हम हारेंगे नहीं, फिर उठेंगे, फिर 101 का भी तैयारी करेंगे। लोगों ने 8 लोकसभा सीटों से जो उम्मीदवार दिए थे, क्या वो वही उम्मीदवार फिर से विधानसभा में वो चुनाव लड़ पाएँगे इस बार? देखिए, ये तो पहले भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो लोकसभा लड़ेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो लोग फिर 2029 का तैयारी करेंगे। हाँ, अमित महतो देखा जाए तो देवेंद्र नाथ महतो भी यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा वोट लाए। कहीं न कहीं देखा जाए तो आप लोग भी लगातार अपना समय दिए हुए हैं शुरू से आंदोलन में। तो क्या कुछ समीकरण आएगा सिल्ली विधानसभा का? आप गाँव में आप सर्वे कीजिए ना, आप एक बार बिल्कुल सर्वे कीजिए। मैं उत्तम जी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दिन आप सिल्ली विधानसभा आइए और आपको मैं बताऊँगा कहाँ-कहाँ पे आपको सर्वे करना है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। वहाँ लोग खुद ही बताएँगे कि यहाँ काम करने के बावजूद भी हम किस तरह से मानसिक गुलाम हैं। लोगों का लोकसभा में जो अलग-अलग सिंबल था, काफ़ी दिक्कत हुआ बताने में भी लोगों को और इस बार विधानसभा में क्या आप एक सिंबल के साथ आएँगे कि अलग-अलग विधानसभा में अलग-अलग सिंबल रहेगा? यदि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया, तो मैं आज इस तकरीबन में 10 साल से जो मैंने सिल्ली विधानसभा रिसर्च करा है, मैंने किसने क्या किया है, किसने कब कहाँ क्या कहा है और क्या नहीं किया है, उन सब चीज़ों पे मैं उस समय ओपन प्लेटफ़ॉर्म में आकर के मैं सबकी खाता बही खोलूँगा। इसका मैं इंतज़ार में हूँ। मैंने 2009 के बाद मैंने सुरेश महतो को भी वो प्लान एक बार शेयर किया था कि आप इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इन लोगों ने यहाँ पे काम किया। आपसे जानेंगे कि आप लोगों के पास पूँजी भी नहीं है और अभी तक देखा जाए जिस तरह से जेबी कैसेस के केंद्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया कि हम लोग 55 जगहों से चुनाव लड़ेंगे, तो ये 55 चेहरे क्या मौजूद हैं आप लोगों के पास या फिर अभी कुछ चेहरे हैं, कुछ चेहरे अभी बनाने बाकी हैं? लगभग आप लोग 55 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे तो लगभग आपके पास 250 से 300 आपके पास उम्मीदवार हैं। आप कह सकते हैं इस हिसाब से आप। तो आप इन 250-300 उम्मीदवारों में से कैसे परफेक्ट एक-एक उम्मीदवार को कैसे चुनिएगा? चयन प्रक्रिया आप लोगों का क्या रहेगा जेबी कैसेस का जो विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार होंगे उनका? एजुकेशंस के और सेम क्वालिफिकेशंस के 2-3 बंदे यदि हो जाते हैं, तो हम उसका सेकंड फेज़ फाइंड आउट करेंगे कि आप आंदोलन में कितना हो सकता है, ये भी हो सकता है 2-3 चीज़ पैरेलल आ जेबी सकते हैं कैसेस कि के 2। केंद्रीय अध्यक्ष ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, रांची में बड़ा कॉन्फ्रेंस था। उसमें उन्होंने कहा कि वो 50 से 55 विधानसभा सीटों से अपनी पार्टी जो उनकी है जेबी कैसेस वो चुनाव लड़ेगी। तो ये कहाँ तक कितना सत्य है? नहीं, ये बात तो सही है। अब जब केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, तो हमारा हम लोग एक मतलब पैरामीटर्स पे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे कि जैसे हम लोगों ने 8 लोकसभा क्षेत्र पे लड़ा था, ठीक है? तो 8 से 48 और शायद इधर आपका चतरा और हजारीबाग में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो उसी तरह से यदि देखा जाए तो 46-47 जो पड़ेंगे, ठीक है? हमने खूंटी में भी नहीं दिया था और हमारा जबकि हमने चाहे जमशेदपुर में देने का प्लान किया था, लेकिन किसी कारण से कुछ मतलब चीज़ों पे अनबन हुआ था, जिसके कारण हमने अभी पेंडिंग रखा था। लेकिन हमारे लोग वहाँ पे भी हैं। हमारे लोग खूंटी लोकसभा में भी हैं, हमारे लोग अपने जमशेदपुर लोकसभा में भी हैं। तो इन सब कुल मिला करके हम लोगों ने एक प्लान तय किया है कि कम से कम 50 से 55 सीटों पे हमारी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। ये हमारा अभी फर्स्ट फेज़ का मतलब तैयारी है। उसके बाद अभी लेट्स सी जो हमारा 6 मंथ है, इस 6 मंथ में यदि हम और भी अच्छा कुछ कर पाएँगे बेहतर यदि 2-3 महीने में हमारी क बहुत जल्द कल से दादा के दौरे शुरू हो जाएँगे 2-3 दिनों के बाद से ही और अभी हमारा सबसे पहला दौरा संथाल साइड में होगा, जहाँ पे हमारा सिमडेगा होगा जहाँ पे मतलब आप लोग लोकसभा नहीं लड़े, वहाँ सबसे पहले आप लोग तैयारी हाँ, कीजिए। जैसे कि देखिए आपको एक पता है कि हम छोटा नागपुर छोटा नागपुर प्लेटीचू को हम लोगों ने लगभग कवर कर दिया है। तो जो संथाल परगना जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे हम लोगों ने उतना पकड़ नहीं बना पाया है। अगर यदि वहाँ पे हमारी हम लोग यदि हमें समर्थन देते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई तो झारखंडियत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई एक जाति समीकरण की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई पूरे झारखंड के लिए है और पूरे झारखंड में बसने वाले हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो यहाँ पे अपना अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं मतलब जन जागृति जो चलाते हैं, ये जन जागृति हमारा फिर से शुरू हो जाएगा। तो अपकमिंग 3 मंथ्स तक यदि हम संथाल में भी अच्छा खासा पकड़ बना पाते हैं, तो बिल्कुल हम हमारी सीटों को बढ़ाएँगे। लेकिन फर्स्ट फेज़ में जो हमारा अभी सर्कुलेशंस आया है, इस सर्कमस्टेंसेस पे हम लोगों ने प्लान किया है कि हम तकरीबन 50 से 55 लोग हम लोग बिल्कुल खड़ा करेंगे। अच्छा राजू दा, क्या लगता है आपको कि लोकसभा लड़ना ज़्यादा मुश्किल है कि विधानसभा चुनाव लड़ना ज़्यादा मुश्किल है? देखिए, यदि मैं कैंडिडेट की तरफ से देखूँ तो कैंडिडेट के लिए लोकसभा बहुत बड़ा चुनाव हो जाता है और यदि मैं मतलब कार्यकर्ताओं की तरफ से देखूँ तो विधानसभा भी एक टफेस्ट चैलेंज होता है। क्योंकि विधानसभा में अपने घर के लोग ज़्यादा होते हैं और हमें यहाँ पे अपने घर के लोगों से मतलब लड़ाई लड़नी पड़ती है। अपने मुद्दों की बातें करनी पड़ती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज तक, अभी तक नोट तंत्र पे ही अपने आप को ज़िंदा रखे हैं और कुछ हमारे राजनेता लोग भी हैं जो नोट तंत्र पे ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनको हमारे मुद्दों से, हमारे अधिकारों से, हमारे आर्थिक और सामाजिक न्यायों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी वो जानते हैं कि हम जब इलेक्शन का समय आएगा तो वो बोलते हैं ना बरसाती मेंढक की तरह वो लोग आएँगे, अपने पैसे छीटेंगे और अपने पैसों के दम पर वो राजनीति करेंगे। लेकिन हम इस बैड पॉलिटिक्स को, इस ओछी पॉलिटिक्स को हम लोग इस ओछी राजनीति को हम लोग बदलने के लिए एक अच्छी राजनीति, गुड पॉलिटिक्स की ओर हम लोग मोबिलाइज़ करने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल करेंगे। हो सकता है समय लग सकता है लेकिन हम लोग अपनी मूल्यों की राजनीति के अनुसार, हम लोग एक अच्छी पॉलिटिक्स के अनुसार और हम अच्छी राजनीति को हम लोगों के दिमाग में, लोगों के ज़िहान तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि भाई अगर यदि आप
किसी को पैसा ले करके वोट करते हो तो कल शायद आप अपना अधिकार नहीं मांग सकते हो, लेकिन अगर यदि आप किसी को पैसा दे करके वोट करते हो तो आप पैसा भी देते हो और अपना अधिकार भी मांगने के लिए आप स्वतंत्र हो सकते हो। सिंपल सी बात है कि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। अगर यदि आपने किसी को पैसा दे के उसको वोट वोट में खड़ा किया तो बिल्कुल आप उनसे बड़े हो गए हैं, तो आप उस सैद्धांतिक पद पे जो बैठेंगे, चाहे वो अभी एमएलए का पद हो, तो वहाँ पे भी आप बोल सकते हैं, मांग सकते हैं कि हाँ भैया, हमने आपको उस समय समर्थन दिया था, हमने आपको नोट भी दिया था, हमने आपको वोट भी दिया था। क्यों नोट और वोट दिया था? इसलिए वो नोट और वोट दिया था ताकि आप हमारे ऊपर जो कुछ भी हमारा जो अधिकार है, हमारे अधिकारों के लिए आप आवाज़ बनो, हमारा अधिकार हमें दिलाओ, चाहे वो प्रशासनिक तरीके से हो, चाहे वो हमारा जुडिशरी तरीके से हो, तो हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों पर आप क्वेश्चन उठा सकते हो। एक छोटा सा कॉमन सा बात है कि मान लीजिए कि हम किसी को यदि सहयोग करते हैं, किसी को यदि हम मदद करते हैं, तो उस मदद के एवज में हम उनसे कुछ माँगते ज़रूर हैं, और वो जब हम उससे माँग करते हैं तो उस माँग में हमें कहीं पे बैरियर नहीं दिखता है, कहीं पे बाधा नहीं दिखता है कि माँगने में हमको असुविधा लग रहा होगा। तो बिल्कुल सी बात है, आज की पॉलिटिक्स में आप देखिए, आज जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं, ठीक है? आज कोई भी नेता का झारखंड मुक्ति मोर्चा का बात कर लीजिए, चाहे आजसू की बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए। आज जो भी ऐसे नेता हैं, आप बहुत कम, हमको लगता है कि 2 या 3% ही ऐसे लोग हैं, जो लोग एक अच्छी गुड पॉलिटिक्स का काम करते हैं। आज सब लोग झारखंड को लूट करके और उसी पैसा से हमारे लोगों को पैसा दे करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो वो नोटतंत्र की जो राजनीति, इस नोटतंत्र की राजनीति को हम लोग समाप्त करने के लिए हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, और इस बीड़ा को देखते हैं, जब तक है जान तब तक लड़ते रहेंगे, तब तक हम लोग अच्छा दादा, आपसे जानेंगे कि आप लोगों के पास पूंजी भी नहीं है और अभी तक देखा जाए जिस तरह से जेबी केसरी से केंद्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया कि हम लोग 55 जगहों से चुनाव लड़ेंगे, तो ये 55 चेहरे क्या मौजूद हैं आप लोगों के पास या फिर अभी कुछ चेहरे हैं, कुछ चेहरे अभी बनाने बाकी हैं? लगभग देखा जाए तो इस ढाई से 3 साल में जो चेहरे नहीं भी थे, आज वो चेहरे बन चुके हैं, और हमारी पार्टी के पास मतलब सरप्लस चेहरे हैं। हमें तो हर विधानसभा में 4-4 मतलब कैंडिडेट दिख रहे हैं, हर विधानसभा में एक से बढ़कर एक चैलेंजर लोग हैं। तो वहाँ पे जब हम टिकट की जब बातें करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोग हैं, सबसे पहले वो आपस में बैठ के एक गोष्ठी कर लें, एक बात कर लें, और उस संगोष्ठी में एक अच्छा चेहरा उभर के सामने आए, और जिसमें देखिए, चूँकि एक अच्छा नेता सबके लिए अच्छा कर सकता है और सबको ऊपर ले जा सकता है। लेकिन अगर यदि हम एक अच्छे चेहरा, एक अच्छा नेता को यदि हम सही जगह पे नहीं पहुँचाते हैं, तो शायद वो चल करके सिर्फ़ अपना देख सकता है, या फिर अपना नहीं भी देख सकता है, कहीं न कहीं वो दबा भी दिया जा सकता है। प्रशासनिक तरीके से दबाया दिया जा सकता है। झारखंड में तो वही हो रहा है ना कि पढ़े-लिखे लोग नहीं है, इसलिए आईएएस ऑफिसर और जो भी अधिकारी लोग हैं, वो अधिकारी लोग इनको मतलब कहते हैं कि आप एक्स कीजिए, वो कहते हैं नहीं, एक्स नहीं, वाई से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हम वाई की ओर जाते हैं तो प्रोसेस इतना डिले हो जाता है कि हमारा सॉल्यूशन होता ही नहीं है। झारखंड के हर मुद्दे पे इसी तरह से हम लोग फँसे हुए हैं। अब 1932 का खतियान ही ले लीजिए ना। यदि यहाँ पे एक अच्छा पढ़ा लिखा यदि हमारा मुखिया होता, सीएम होता, तो बिल्कुल अधिकारियों को बोल के करवा सकता था कि आखिर दिक्कतें कहाँ पे है। अगर चलिए ठीक है, कुछ गलतियाँ हुई है, तो आप क्यों इस जगह पे बैठे हो? आप जो यहाँ पे लाख रुपया का सैलरी लेके बैठे हो, क्यों? अब जनता से वो टैक्सेस आपको मिलती है ना, जनता ही आपको पैसा देती है ना, तो जनता का भलाई के लिए ना आपको बैठाया गया है। तो आप क्या कर रहे हो? अगर यदि उस पेपर में, उस वर्क में पेपर वर्क में कहीं पे यदि कुछ त्रुटियाँ हो रही, तो फिर इसका ज़िम्मेवार आप लीजिए। हमारा तो काम है, हम आपके पीछे लग के काम करवाएँगे। तो हमारे जो मुखिया हैं, मतलब जो मुख्यमंत्री हैं, कहीं न कहीं उनके भी हाथ मतलब उस तरह से गंदे पॉलिटिक्स में लिप्त हुए हैं, मतलब गंदगी में अपना हाथ डाल चुके हैं कि वो मुखिया हमारा आईएएस ऑफिसर को बोल भी नहीं पा रहा है। आप देख सकते हैं कि आज 24 साल की राजनीति में आपने उसको देखा होगा, क्या नाम था इसका, वो जो महिला थी, क्या, पूजा सिंघल तकरीबन 18 से 19 साल तक इस राज्य में वो एक आईएएस ऑफिसर के रूप में रही, और हर पार्टी के साथ उन्होंने काम किया, और वो भी अच्छे-अच्छे जहाँ पे कमाओ, मतलब एग्रीकल्चर के मीडियम में रही, कंस्ट्रक्शन के ये में रही, तो ये सब विभाग उनके पास रहा। तो किस पार्टी ने उसके साथ काम नहीं किया? सभी पार्टी ने काम किया। तो सभी पार्टियों ने तो खाने का काम किया है, काम करने का काम नहीं किया था। अगर यदि सभी पार्टियों को वो खिलाई हो तो खुद भी खाई। आज वो चली गई ना जेल के अंदर। तो इसी तरह से कि जितने भी आज राजनेता हैं, जो हमको लगता है 2000 में जितने भी राजनेताओं की एंट्री हुई है, 2000 और 2005 के अंदर में जितने भी राजनेताओं की एंट्री हुई है, सबका हाथ कहीं न कहीं इस तरह से मतलब लूटने में अपना हाथ वो लोग भिंगा चुके हैं। इस कारण से आज वो बात नहीं रख पाते हैं। इसीलिए आज मैं कहता हूँ कि आज राज्य को ज़रूरत है नए पॉलिटिक्स में नए लोगों का साथ देने के लिए, क्योंकि ये नए लोग आएँगे तो शायद इनका जो कैरेक्टर है, इनका जो चरित्र है, वो सादा कागज़ है, और ये वहाँ पे जनहित के लिए लिख सकते हैं। हमें कोई चीज़ का डर नहीं हो पाएगा। लेकिन दादा, जैसे नए लोगों की आप बात करते हैं, नए लोगों के ऊपर लोग सवाल भी करते हैं कि ये नए लोग हैं, नए-नए आए हैं, नया-नया चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोग जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, ये भी भरोसा नहीं होता है इंसान को ना। देखिए, जीत-हार किसके ऊपर होती है? जीत-हार तो जनता तय करती है कि आपको क्या भरोसा है। आपको क्या लगता है कि आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया, देखिए मैं तो बार-बार कहता हूँ कि आप दल पे मत जाइए, बिल्कुल कैंडिडेट पे जाइए। कि ये कैंडिडेट सही में पढ़ा-लिखा है या नहीं है? ये कैंडिडेट सही में हमारे आला अधिकारियों के ऊपर अपना बात रख पाएगा कि नहीं है? ये कैंडिडेट सही में इसके पास नॉलेज है कि नहीं है? इस कैंडिडेट के पास नेटवर्क है कि नहीं है? इस कैंडिडेट के पास सोशलिज़्म इसके अंदर है कि नहीं है? कि वो भी यदि कैपिटलिज़्म आदमी है, मतलब उसका सोच में हमेशा यदि अपना स्वार्थ रखता है, तो शायद ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा आपको राजनीति से। क्योंकि देखिए, राजनीति क्या चीज़ है? राजनीति 2 चीज़ों के लिए लोग करते हैं। एक कुछ लोग होते हैं जो
कैपिटलिज्म कमाने के लिए, एक लोग होते हैं जो सर्विस मतलब सेवा देने के लिए, सेवा देने। ठीक है? तो कुल कुल मिलाकर यदि हम ये देखते हैं कि आप वैसे लोग चुनिए जो आज समाज में, जैसे आज जयराम महतो, समाज में कुछ भी नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए, औद्योगिक न्याय के लिए उन्होंने काम किया है। तो ऐसे लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग आप आइडेंटिफ़ाई कीजिए, आखिर कौन लोग ऐसे लोग हैं जो सही में समाज के लिए हमारे लिए लड़ते हैं, हमारी बातों पे लिए सही बात रखते हैं, और वो जो बात जहाँ पे मतलब बोला ना टू नहीं द तो वो तो हर जगह तो नहीं ना कर, जैसे जयराम महतो कर रहे हैं, अपना क्षेत्र में उन्होंने किया, लेकिन अन्य जगहों में ये प्रभाव नहीं है। नहीं देखिए, है, बिल्कुल है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन देखिए सबकी अपनी-अपनी एक इंटेलेक्चुअल जो शक्ति होती है, पूँजी होती है, वो सबकी अलग-अलग होती है। जो जयराम महतो के पास है, वो शायद हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारी भी तो एक अपनी एक इंटेलेक्चुअल पूँजी है कि हम भी सरकार में जिस तरह से जो जो कुछ भी मतलब खराबियाँ हो रही है, उसमें हम सरकार से साथ आँख मिला के बात कर सकते हैं। सरकार को उस योजना के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास भी वो गवर्नमेंट पोर्टल्स की नॉलेज होनी चाहिए। गवर्नमेंट के वो मतलब होता है ना, सीधा नैरेटिव पकड़ने आना चाहिए। आप गर्दन पकड़ लिए, नैरेटिव पकड़ लिए तो काम होगा ही। आज आज सिंपल सी बात है, ब्लॉक का ही हम ले लें या थाना की बात ले लें। ये लोग क्या हम क्या ना हमें प्रोसेस फ्लो में डाल देते हैं कि नहीं बाबू यहाँ से नहीं वहाँ चले जाओ, नहीं बाबू वहाँ से नहीं वहाँ चले जाओ। तो ये लोग प्रोसेस फ्लो में डालते हैं। तो इस प्रोसेस फ्लो के बारे में हमको पता चलना चाहिए कि इसका चैनल क्या है और इसका कहाँ पे नैरेटिव पकड़ेंगे कि ये हमारा समाधान होगा। सिंपल सी बात है, अभी आपने देखा होगा कि हमने 8 अप्रैल को एक एक्सीडेंट केस में हम रोड पे आए थे। हम रोड पे क्यों आए थे? अगर यदि जो एक्सीडेंट हुआ था, उसका सही तरीके से यदि यहाँ के थाना प्रभारी यदि एफआईआर करते और वो महिला रोड पे नहीं आती और उन महिलाओं के ऊपर यदि जबरन किसी तरह से धक्का-मुक्की नहीं होता, तो शायद हम लोग को रोड पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या अधिकार ये उसको दिया गया है क्या, उस पदाधिकारी को? आपको यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को का सेवा के लिए भेजा गया है, लेकिन आप अपना दुरुपयोग करेंगे, तो हम वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ उठाएँगे। तो ऐसे लोग हैं जब भी केसेस में, बिल्कुल आवाज़ उठाए रहेंगे। आप कौन-सा क्षेत्र में जाके देख लीजिए। आज सभी अच्छा, क्षेत्रों में हमारे लोगों ने अपना अधिकार लोगों को दिलाया है, वो भी निस्वार्थ तरीके से। अच्छा, आपने जैसा कहा कि हमारे पास एक-एक विधानसभा से 4-5 ऐसे उम्मीदवार हैं, जिसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लगभग आप लोग 55 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे, तो लगभग आपके पास 250 से 300 आपके पास उम्मीदवार हैं। आप कह सकते हैं इस हिसाब से आप। तो आप इन 250-300 उम्मीदवारों में से कैसे परफेक्ट एक-एक उम्मीदवार को कैसे चुनिएगा? चयन प्रक्रिया आप लोगों का क्या रहेगा? जेबी केसस का जो विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार होंगे उनका? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और लोगों को जानना भी चाहिए इसको लेके कि हमारे केंद्र अध्यक्ष जी ने बार-बार कहा है कि हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होंगे। हम उन पैरामीटर्स पे हम लोग काम करेंगे। जैसे कल भी आप उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से बताया और इन सब चीज़ों पे हमारी चर्चाएँ चल रही है कि हम वो पैरामीटर्स को कैसे तय करेंगे। सपोज़ मान लीजिए उनका सबसे बड़ा ये था, वो पहले से भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में एक शिक्षित लोग होंगे, मिनिमम ग्रेजुएशन लोग होंगे। फिर चलिए मानते हैं कि कोई अच्छा बंदा मतलब ग्रेजुएट नहीं किया है लेकिन आंदोलन में शुरू से रहा है और उसके पास अच्छा स्किल है, वो ग्रैब अप कर सकता है कुछ चीज़ों को, तुरंत कोई चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर सकता है और वो लड़ाई लड़ा है, तो हम उनके लिए कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों को रखेंगे और एक्सेप्शनल चीज़ें होनी चाहिए। हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होती है, तो कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें 2-3 जगहों पे हम लोग उसको उस पैरामीटर्स को भी रख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ-कुछ पैरामीटर्स है कि हमारा एजुकेशन लेवल एक होना चाहिए, उसके बाद उसका आंदोलन में कब से सहयोग रहा है, कैसा सहयोग रहा है, लोग उसको किस तरह से जानते हैं, इस आंदोलन में वो अपने आप को कितना समय दे पाया है और आगे भी क्या लोगों के लोग काम कर पाएगा, नहीं पाएगा। तीसरा चीज़ ये है कि उसका रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके पास स्किल क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट पे वो कैसे काम कर सकता है, कैसे लोग हैं उसके साथ। हो सकता है कि हमारा प्रत्याशी ऐसा हो सकता है जिसके पास पैसे कौड़ी नहीं होंगे, लेकिन उसके पास टीम अच्छी है, वो अच्छी टीम के साथ काम कर रहा है और उसका रिसोर्स मैनेजमेंट भी अच्छा हो रहा है। तो इन सब 4-5 पैरामीटर्स पे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि सेम एजुकेशंस के और सेम क्वालिफिकेशंस के 2-3 बंदे यदि हो जाते हैं, तो हम उसका सेकंड फेज़ फाइंड आउट करेंगे कि आप आंदोलन में कितना हो सकता है, ये भी हो सकता है 2-3 चीज़ पैरेलल आ सकते हैं कि 2-3 लड़के ऐसे हैं जो शुरू से आंदोलन को एकदम हवा दिए हैं और शुरू से आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और सबका मतलब डिग्री भी लगभग सेम है, ठीक है? तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हमारे पास आएँगे, वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करने के लिए थोड़े-से चैलेंजेज़ आएँगे, तो उस चैलेंजेज़ को भी हम लोग एक पैनल के हिसाब से बैठेंगे और उस पैनल के हिसाब से बात करेंगे कि भाई इंटरव्यू पैनल्स होगा कि आपके पास चैलेंजेज़ को भी हम लोग एक पैनल के हिसाब से बैठेंगे और उस पैनल के हिसाब से बात करेंगे कि भाई इंटरव्यू पैनल्स होगा कि आपके पास आपका विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट का पैमाना क्या हो सकता है। अच्छा, आप लोगों ने 8 लोकसभा सीटों से जो उम्मीदवार दिए थे, क्या वो वही उम्मीदवार फिर से विधानसभा में वो चुनाव लड़ पाएँगे इस बार? देखिए, ये तो पहले भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो लोकसभा लड़ेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो लोग फिर 2029 का तैयारी करेंगे और कल भी उन्होंने कहा कि जो लड़े हैं, वो नहीं के बराबर लड़ेंगे और इन केस अगर यदि उस मान लीजिए 5 या 6 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जहाँ से हमारा कैंडिडेट नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे अगर यदि वो चांस लेना चाहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे, तो वहाँ पे वो लड़ सकते हैं। लेकिन अगर जिस भी विधानसभा में लोग हमारे ऑलरेडी पहले से भी हैं, विधानसभा स्तर पे, तो वहाँ पे नहीं होगा और मैं अपने तरीके से भी यही बिल्कुल ये चाहूँगा कि मतलब ये पॉलिटिक्स का नियम है, चाहे प्रोटोकॉल है कि कोई भी जो अब मान लीजिए जो आज प्रधानमंत्री रहे हैं, कल वो हार जाएँगे, तो क्या वो मुख्यमंत्री पद पे आएँगे?
नहीं आएँगे। तो कोई डाउनग्रेड की ओर पॉलिटिक्स में नहीं आता, ये पॉलिटिक्स का अपना प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल में हर लोग अपग्रेड होता है। पंचायत में थे, पंचायत साहब जिला में आते हैं, जिला साहब एमएलए में आते हैं, एमएलए साहब एमपी में जाते हैं, एमपी से आप एमपी का जो भी पोस्ट बनता है उसके बाद सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है यानी राष्ट्रपति। स्पष्ट है कि जो लोग लोकसभा लड़े वो अगले बार लोकसभा ही लड़े। बिल्कुल, और उनके लिए उनको भी अभी से तैयारी करनी चाहिए। और चूँकि देखिए जब वो लोकसभा लड़ रहे थे तो हर विधानसभा के हमारे जितने भी क्रांतिकारी जुझारू साथी थे, सभी को उनको मिलके सपोर्ट किए हैं और सबको दिया है। तो आज उनको एज़ ए स्पीकर उन 6 विधानसभा में अपने आप को एज़ ए स्पीकर रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, ताकि जब आजसू अपने को रिप्रेज़ेंट करेंगे तो हो सकता है कुछ जगहों पे वो नहीं पहुँचे होंगे, एज़ ए स्पीकर इस विधानसभा के दौरान वो पहुँच सकते हैं और वहाँ पे उनकी भी एक हम आइडेंटिटी करेंगे। और बिल्कुल जितने भी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, हमको उनको बाकायदा हर विधानसभा में उनको बाय सम्मान, ये दे करके उनको बिल्कुल स्वागत करना होगा और उनको एज़ ए स्पीकर हमको वहाँ पे मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा राजू दा, आप एक सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं और सिल्ली विधानसभा एक चर्चा का विषय भी बना हुआ था एक समय के लिए। जब चुनाव का टाइम आया था तो देखा जा रहा था कि अमित महतो ने सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन किया था जयराम महतो का। तो कुछ लोगों ने ये विरोध किया कि जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एसी रूम से बैठ के उन्होंने समर्थन किया, तो उन्होंने जब देवेंद्र नाथ महतो जो कि जेबी केसेस के ही एक उम्मीदवार थे, तो उनका समर्थन नहीं किया। कुछ लोगों ने ये विरोध भी किया कि हम लोग विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद फिर कल टाइगर जयराम महतो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने एक न्यूज के वाले के पास इंटरव्यू दिया था कि नहीं, अमित महतो भी हमारे साथ हैं, उनको भी हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। तो क्या अमित महतो, देखा जाए तो देवेंद्र नाथ महतो भी यहाँ से काफी अच्छा खासा वोट लाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोग भी लगातार अपना समय दिए हुए हैं शुरू से आंदोलन में, तो क्या कुछ समीकरण आएगा सिल्ली विधानसभा का? देखिए शायद आप थोड़ा-सा जो आपने कहा कि जयराम महतो ने कहा कि अमित महतो को भी हम टिकट देंगे, तो ये उन्होंने नहीं, नहीं कहीं से मैंने उनके साथ में है, जैसे टिकट का बात नहीं हुआ था, जैसे उन्होंने कहा था कि वो भी हमारे साथ में ही है, वो भी लड़ाई लड़ते हैं झारखंडियों के लिए। तो जो भी जैसे उन लोग प्राय बोलते हैं जयराम महतो की नहीं, जो भी झारखंडी हित को बात करते हैं, झारखंडी लड़ाई को लड़ते हैं, वो हमारे साथ ही है। तो बिल्कुल देखिए कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिल्कुल ये बात कही है कि उनकी भी विधायक इसी कारण से चली गई थी, झारखंड हित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उनको भी किसी तरह षड्यंत्र से उनको मतलब सत्ता से विहीन कर दिया गया था। बिल्कुल उनका सम्मान करते हैं और हमें करना भी चाहिए। अब रह गया बात कि आज जो जयराम दा ने उनको कहा कि बिल्कुल हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी अपनी खुद की पार्टी है, वो चाहे तो अपनी पार्टी से लड़ सकते हैं, लड़ सकते है कि नहीं? उन्होंने ये बात भी कहा अपने यहाँ से। और क्योंकि हमारा अभी इस तरह से गठबंधन को लेके कोई बात नहीं, जयराम दादा ने तो बहुत मंच के में बहुत सारा ये में भी कहा है कि हम लगभग नहीं के बराबर किसी के साथ गठबंधन करेंगे। तो एक अपॉर्च्युनिटीज़ है, हमारी पार्टी में लोग कहाँ से आए हैं? अलग-अलग पार्टियों से तो आए हैं। अगर यदि अमित महतो शायद वो उम्मीद कर रहे होंगे जयराम महतो, अगर यदि उनके साथ खड़ा होगा कि उनकी पार्टी में विलय कर जाएँ तो शायद वो वेलकम कर रहे हो। क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो चर्चाएँ चल रही है लोगों में, लोग कह रहे हैं इस तरह से, तो मेरा एक ही सवाल है क्योंकि वो हमारे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो लोग कहते हैं ना दूर का ढोल सुहाना लगे, ठीक है? तो जब आप सामने आओगे तो शायद सच्चाई सामने पता चल जाएगी। तो जो भी है यहाँ की जनता बताएँगी, यहाँ की जनता तय करेगी कि व्हिच वन बी द बेटर, मतलब अभी इस विधानसभा क्षेत्र में कौन यहाँ का सही कैंडिडेट हो सकता है। क्योंकि लोगों ने नो डाउट ठीक है, मैं अभी अपनी पार्टी की बात करता हूँ, अमित महतो की अपनी पार्टी है, तो मैं अपनी पार्टी के यदि परिप्रेक्ष्य पे आता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी का बिल्कुल अपनी बात रखूँगा कि हमारी पार्टी क्या करती है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं और हमारी पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष हमारा नेता क्या करता है। क्योंकि कोई भी पार्टी का उसका नेता का चेहरा देखा जाता है, उसका केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो का चेहरा देखा जाता है कि उसकी रवैया कैसी है, उसकी नेतृत्व कैसी है, उसकी नेतृत्व क्षमता कैसी है। इन सब चीज़ों पे बिल्कुल लोग चर्चाएँ करते हैं। अब आते हैं मान लीजिए सिल्ली विधानसभा को लेकर के। तो सिल्ली विधानसभा में अमित महतो जी को बिल्कुल एक बार पूर्ण रूप से जनता ने 5 साल का पूरा कार्यकाल दिया है, ठीक है? उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, वो यहाँ की जनता खुद ही बताइए। अब लोकसभा चीज़ की जो बातें आती हैं, तो लोकसभा चीज़ों में मैंने भी इससे पहले वीडियो में बिल्कुल कहा था कि मैंने ये नहीं कहा था कि अमित महतो ने हमें समर्थन नहीं दिया है। हमने कहा कि अमित महतो यहाँ पे साइलेंट रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस कहती है, चुप्पी का मतलब ना होता है। ये मेरी खुद की अपनी अनुभव है। तो मैंने कहा था चुप्पी का मतलब ना होता है। मैंने ये नहीं कहा था कि अमित महतो ने ना कहा। उसके बाद मैंने बिल्कुल ये बात कही थी क्योंकि वो चर्चाएँ आई थी, चर्चाएँ हैं। कुछ चीज़ें मेरे पास फैक्ट्स चीज़ें भी हैं, जिनको जिनको हमने देखा है कि उनके बड़े-बड़े पदाधिकारी, उनके पार्टी के, उनके साथ रहने वाले समर्थक कुछ चीज़ों पे ऐसे मतलब जहाँ पे उनकी चर्चाओं में आए थे कि भाई वो लोग हम लोगों को कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने नहीं समर्थन किया। मैंने उस वीडियो के माध्यम से भी कहा था। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को लोगों ने हवा में उड़ा दिया कि मतलब इस तरह। और मेरा एक बहुत पुराना 9 साल का फ़ोटो उठा करके 8-9 साल पहले का पुराना फ़ोटो उठा करके लोगों ने उसको वायरल किया कि देखिए ये मतलब सुप्रीमो के गाँव से आते हैं, मतलब सुदेश महतो सुप्रीमो के गाँव से आते हैं, आजसू के सुप्रीमो के गाँव से आते हैं और इन्होंने जयराम महतो को हराने का काम किया है। जबकि मैं जब से शुरू से हूँ, मैं हमेशा मैं तो एक वर्किंग पर्सन था। मैं तकरीबन 9 साल से मैं जॉब कर रहा था और मैं अच्छा खासा नौकरी कर रहा था। मेरी इतनी सैलरी थी कि मैं घर में आराम से एसी रूम में बैठ के मैं अपना जो ड्यूटी किया करता था। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, बहुत सारे लिटरली मेरे ऑफ़िस में जाकर मुझे उन्होंने देखा है। तो वो सब छोड़ के मैं इस आंदोलन में इसलिए आया था क्योंकि इसमें मेरी खुद की एक पर्सनल
इंटरेस्ट थी। और मैं इससे पहले भी, मैं आज से नहीं हूँ, कि तकरीबन मैं 2013 से मैं समाज सेवा में मैं ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट भी हूँ, और मैंने उसके हिसाब से बहुत सारे लोगों के समाज में सेवा काम किया है। अभी भी आप चले जाओ, पापड़ीदा चले जाओ, हम लोग एक समय में करीबन 19 लोगों को हमने रेस्क्यू करके आपका पंजाब से लाए थे। नॉट ए सिंगल कॉइन, एक भी पैसा उन्होंने खर्चा नहीं किया था। उन लोगों को लाके हमने पापड़ीदा, हमारा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, हमने उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया था। अभी भी मैं समाज की सेवा में लगा हुआ हूँ। लेकिन यह है कि मैं यूट्यूबर्स को लेकर तो नहीं घूमता कि मैं हर चीज़ दिखा सकूँ। अभी भी यदि मैं तो अपने क्षेत्र में रहता हूँ। आज देख लीजिए, जिसका भी बात कर ले, लोग रांची में रहते हैं, तो मान लीजिए सुबह के 4 बजे किसी का पेट में दर्द होता है, बहुत कराह रहा है, तो वो एक नेता का उम्मीद करता है कि कोई मेरा हॉस्पिटल तक रेफरेंस करवा दे। करता है कि नहीं करता है? कैसे नहीं कुछ समझ ही दिन पहले, दिल्ली जाने से कुछ ही दिन पहले ही ऐसे ही मुझे 4 बजे फ़ोन आता, तो मैं उसको 4 साढ़े 4 बजे डॉक्टर रमनेश के यहाँ पे जाकर मैंने उसको एडमिट करा। कुछ दिन के बाद ये सब चीज़ सामने आई। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को रात को 1 बजे 2 बजे आप पूछ सकते हैं जनता से। मैं अपनी मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं करता हूँ। मैंने जनता के बीच में काम करा है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे एक तो पर्सनल इंटरेस्ट है इस चीज़ पे, और मैं तकरीबन आज 10 साल से मैं सामाजिक सेवा का काम कर रहा हूँ, और अभी टोटली मैं अपने आप को एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा समझता हूँ, और मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काम भी कर रहा हूँ। आज मैं इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का एक इलेक्टेड मेंबर हूँ, मैं आज इलेक्टेड बोर्ड मेंबर हूँ। तो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि ऐसे ही प्रिंसिपल पॉलिटिक्स पे लोगों को तैयार करती है। तो हम आज नहीं तो कल, हम बिल्कुल हम भी राजनीति की ओर आएँगे, क्योंकि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में प्रिंसिपल पॉलिटिक्स को हम फॉलो कर रहे हैं। तो समय लग सकता है, देखिए, कोई जब जब बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो उसे साफ करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो उस अच्छी राजनीति को हम लोग अच्छे प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हम लोग को थोड़ा समय लग सकता है। जैसे हम लोग लोकसभा में, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग लोकसभा में हमने बिल्कुल प्रयास करा, लेकिन शायद वहाँ पे हम लोग सफल नहीं हुए। हम विधानसभा में पुनः फिर प्रयास करेंगे। ये मेरा खुद का मानना है कि अगर हम 100 टाइम्स, मतलब 100 बार यदि जरूरत पड़ेगा, तो हम 100 बार प्रयास करेंगे, फिर भी हम हारेंगे नहीं, फिर उठेंगे, फिर 101 का भी तैयारी करेंगे हम। तो हम तब तक अपना संघर्ष करेंगे एक अच्छा पॉलिटिक्स करने के लिए, सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करने के लिए, जब तक हम हमारी सांसें चलेंगी। और रह गई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर के, सिल्ली विधानसभा को लेकर के, तो हर लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब ये केंद्र कमेटी डिसाइड करती है कि भाई हमें किससे कैंडिडेट देना चाहिए। तो अच्छा राजू दा, आप एक जेबी कैसेस के केंद्र प्रवक्ता भी हैं, और जयराम महतो यदि आपके ऊपर भरोसा जताते हैं, जैसा कि देखा जाए तो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे जो चेहरे हैं, कहीं ना कहीं आपको लोग देखना भी पसंद करते हैं। लगातार आप मुद्दों को भी रखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या फिर अन्य जगहों में भी देखा जाता है। तो यदि जेबी कैसेस के केंद्रीय अध्यक्ष आप पे भरोसा जताते हैं, तो क्या कितना कुछ आपके लिए आप उस पर खरा उतर पाइएगा? देखिए, अगर यदि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलता है, मुझे ये मौका मिलता है, तो मैं इसके लिए मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है। मैंने ये प्लान पिछले बार भी मैंने अमित महतो को भी दिया था, लेकिन वो भी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए। और एक टाइम मैंने 2009 के बाद मैंने सुरेश महतो को भी वो प्लान एक बार शेयर किया था कि आप इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगा कि इन लोगों ने यहाँ पे काम किया। मैंने जो अपना एक प्रोजेक्ट किया हुआ था कि हम यहाँ पे शिक्षा, रोज़गार, महिला और कृषि पे हम कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। लेट्स सी, जब मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल उस पे काम करूँगा। आज मैं स्वास्थ्य की ही बात यदि कर लूँ, तो स्वास्थ्य में आप देख सकते हैं कि हमारे पूरा सिल्ली विधानसभा में सिर्फ एक ही एक यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, वो हमारा सिल्ली में है। जबकि ये हर पंचायत में एक सीएचसी होना चाहिए था। और यदि मुझे मौका मिलता है, तो सबसे पहले मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे मैं सबसे पहले काम करूँगा, और उसका मेरे पास बहुत अच्छा विज़न है। मैं समय आएगा तो मैं बिल्कुल वो सब चीज़ें बातें करूँगा। लेकिन अगर यदि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया, तो मैं आज इस तकरीबन में 10 साल से जो मैंने सिल्ली विधानसभा में रिसर्च करा है, मैंने किसने क्या किया है, किसने कब कहाँ क्या कहा है और क्या नहीं किया है, उन सब चीज़ों पे मैं उस समय ओपन प्लेटफ़ॉर्म में आकर के मैं सबकी खाता बही खोलूँगा। इसका मैं इंतज़ार में हूँ। देखिए, अभी तो मेरे पास बहुत सारा डेटा है। मैंने बहुत सारा डेटा को लास्ट 10 ईयर्स से कैलकुलेट करके रखा है, कलेक्ट करके रखा है। जब मुझे मौका मिला, तो बिल्कुल मैं सबकी मतलब ऊपर से लेके नीचे का खौलना शुरू कर दूँगा, क्योंकि वो जनता का पैसा है। और जनता के लिए आपने क्या किया है, जनता को कहाँ पे आपने ठगा है, ठीक है? चाहे वो जनता आपके घर की ही क्यों ना हो, चाहे वो जनता आपका पंचायत का ही क्यों ना हो, लेकिन आपने कहाँ पे किसको ठगा है। मैं आज मतलब 2000 से पहले के नेताओं का तो नहीं, लेकिन 2000 के बाद के सारा नेताओं का मैंने मतलब खाका तैयार करके रखा है। जब मुझे मौका मिलेगा, तो बिल्कुल मैं 1 टू 1 सबको पब्लिक के सामने ओपन करके दिखाऊँगा। मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा मैं साक्ष्य पे बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। जब तक मेरे पास फैक्ट्स नहीं आते हैं, मैं तब तक रिसर्च करता हूँ, और जब तक मेरे पास फैक्ट्स आते हैं, तो मैं साइलेंटली अपने पास रखा हुआ हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल मैं उस चीज़ों पे लोगों के सामने खड़ा होऊँगा, और पूर्ण रूप से खड़ा होकर लोगों को दिखाऊँगा कि ये आपके पैसा है, और आपके पैसा कहाँ पे दुरुपयोग किया गया है। ये आपका पैसा था जिसका यहाँ पे सदुपयोग होना चाहिए था, वो सारा चीज़ देंगे। आप नहर की बात कर लीजिए, आप चापाकल की बात कर लीजिए, आप डीप बोरिंग की बात कर लीजिए, आप उद्योग की बात कर लीजिए, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ पे हमारा, देखिए, मतलब आप जो विपक्ष की गलतियां हैं उनको आप बिल्कुल, बिल्कुल, बाहर विपक्ष की कर दें। गलतियाँ नहीं, विपक्ष ने जो छिपा के रखा है, अच्छा, छिपा ठीक कर है? रखा चाहते तो कर सकते थे, लेकिन वो लोग चाहते हैं अगर यदि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाए, अगर यदि यहाँ के लोगों को खाने-पीने का सुविधा मिल जाए, तो कल मेरा झंडा कौन ढोएगा? तो भाई साहब, हम झंडा ढोने के लिए किसी को तैयार नहीं कर रहे, हम उनके हक अधिकार को तैयारी कर रहे हैं कि उनको उनका जो अधिकार उनको मिलना चाहिए। आज आप हमारे हिंडाल्को को देख लीजिए।
आप गाँव में आप सर्वे कीजिए ना, आप एक बार बिल्कुल सर्वे कीजिए। मैं उत्तम जी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ, एक दिन आप सिल्ली विधानसभा आइए और आपको मैं बताऊँगा कहाँ-कहाँ पे आपको सर्वे करना है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। वहाँ लोग खुद ही बताएँगे कि यहाँ काम करने के बावजूद भी हम किस तरह से मानसिक गुलाम हैं। तो उस मानसिक गुलाम की बेड़ियों से हमें उनको बाहर निकालना होगा, तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज यदि हमारा नदी में, आज यदि हमारा हवा में यदि कहीं प्रदूषण हो रहा है, तो उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मैं तो लड़ता हूँ, आप देखे होंगे मेरा सोशल मीडिया, मेरा फेसबुक के माध्यम से देखे होंगे, हम अकेले लड़े हैं हमने काम किया है। तो लेकिन अगर यदि मैं वहाँ पे गलत होता तो शायद आज लोग मुझे मार भी देते। अगर यदि मैं जनता का हित के लिए काम नहीं किया तो लोग मुझे मार देते। मैं जिस गाँव से आता हूँ, उस गाँव में मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों को मतलब गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपने गाँव को बचाने मुझे तो बहुत बार ऑफ़र्स भी आए कि राजू जी पर्सनली आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा गाँव सुरक्षित हो जाए, मेरा नदी सुरक्षित हो जाए, हमारे लोग सुरक्षित हो जाए, बस आप ये काम कर दो। बाकी जो हमारा जो मेरा पैमाने पे आता है, जो मेरा बकेट्स में आता है, जो मेरा अधिकारित क्षेत्र है, आप मुझे वही अधिकारित क्षेत्र पे रख दो। मैं अपना अधिकारित क्षेत्र पे खुश हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपके आलीशान भवन की, आलीशान बिल्डिंग्स की। बस मुझे ये है कि मैं जनता के लिए मैं जनता के लिए जननायक ही बनना चाहता हूँ, जनता का ही सेवा करना चाहता हूँ और जनता का सेवा के लिए ही आज यदि मैं कहीं जॉब छोड़ के बैठ आया हूँ, तो ये मेरी पर्सनल इंटरेस्ट है। मुझे किसी ने धक्का देके नहीं लाया कि चलो तुम राजनीति करो, चलो तुम इनके लिए सेवा करो। मैं रोज़गार करने मैं मतलब सैटरडे, संडे और कभी-कभी फ्राइडे को मेरा छुट्टी हुआ करता था, तो जब मैं घर भी आता था ना, तो मैं मतलब फील्ड पे ही रहता था। तो तब भी मैं अपना अपने वो मैं पर्सनल इंटरेस्ट से काम करता था। मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन मैं स्कूलिंग टाइम से मैं थोड़ा-सा लीडरशिप करता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग भी किया। वहाँ भी मुझे लगा था कि मैं शायद मतलब इन सब चीज़ों पे नहीं आऊँगा, लेकिन सिचुएशंस ने ऐसा तैयार कर दिया। तो वहाँ भी कुछ झमेला अच्छा, है। आप लोगों का लोकसभा में जो अलग-अलग सिंबल था, काफ़ी दिक्कत हुआ बताने में भी लोगों को और इस बार विधानसभा में क्या आप एक सिंबल के साथ आएँगे कि अलग-अलग विधानसभा में अलग-अलग सिंबल रहेंगे आपके? देखिए, मोस्ट प्रोबेबली अभी हम जब दिल्ली गए थे, तो हमारा जो भी त्रुटियाँ हुआ था, हमने उसको निर्वाचन आयोग क्षेत्रों को भी दे दिया है और हमारी उनसे कल भी बातें हुई। तो मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है कि 1-2 दिन में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल जाएगा विथ जीएसटी और मोस्ट प्रोबेबली विदिन अ मंथ यानी 15 से 20 दिन के अंदर शायद हमारा सिंबल भी आ जाएगा। तो अगर यदि सब कुछ फ्रूटफुल रहा, सब कुछ सही रहा, हमारा एनेक्सर 1 एनेक्सर लोकसभा में भी कहा जा रहा था कि सिंबल आएगा, लेकिन नहीं, सिंबल वही आया बता रहा हूँ कि उसमें जो हम लोकसभा से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से आया था कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन कुछ जगह जो त्रुटियाँ हैं तो उसपे एनओसी आ सकती है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता था, तो कुछ मतलब गलतियाँ हुई थी, तो उसको लेके के हमारा नहीं हो पाया, तो फिर हम लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 8 प्रत्याशी दिया। लेकिन इस बार अगर यदि अभी हमारे पास समय भी है और आपको पता होगा कि लोकसभा से हमको लगता है जस्ट 1-2 महीना पहले ही हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है? मतलब वो जिसपे मतलब हमको ये मिला चांसेस 50-50 का था। हाँ, उस समय बहुत कम रेयर चांसेस था, लेकिन अभी हमारे पास लगभग 4th टू 5th मंथ है हमारे पास। तो इन मंथ्स में हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा सिंबल भी आ जाएगा और हमारा रजिस्ट्रेशन नाम वगैरह चेंज होगा क्या जेबी कैसे? देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि पिछले बार जो हमारा झारखंड जेएलके पहले था हमारा झारखंडी क्रांतिकारी मोर्चा, हमने इसकी माँग करा था और उस हिसाब से हमने पेपर तैयार किया था। तो वहीं पे थोड़ा-सा चेंजेज़ हुआ था, तो क्योंकि हमारा वो नाम हमें अप्रूव नहीं हुआ था, तो हमारा वहाँ पे झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बीच में लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी आ गया था, ठीक है? तो उसपे उसके हिसाब से हमने वो पेपर तैयार नहीं करा था, तो अभी वो सब सुधार करके हम लोगों ने जमा कर दिया है और ज़्यादा चांसेस है क्योंकि अब पूरा देश को भी इसका नज़र आ चुका है, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि हमारे इस बार हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और हमें सिंबल भी मिल जाएगा और हम विधानसभा चुनाव में एक सिंबल के साथ जितने भी विधानसभा क्षेत्र खड़ा होंगे, चाहे 55 हो, चाहे 81 हो, सभी जगह पे हम सिंगल सिंबल